हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं मशीन लर्निंग के जो है रिगार्डिंग जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा चुका हूँ। तो आज मैं उतने ही कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको जो है एक प्रोजेक्ट बनाकर जो है तैयार किया हूँ। तो जो है आप भी आसानी तरीके से मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको ए टू जेड अभी के लिए जितना समझाया है मशीन लर्निंग में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में उसी के इस बेसिस पे हम लोग जो है यह प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। तो चलिए और ऐसे जो है मैंने मशीन लर्निंग का जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है। यह जो है उसमें से सबसे बेस्ट है क्योंकि मैंने इसमें टोटली वर्क किया है। तो जो है आप आसानी तरीके से यह वाला प्रोजेक्ट को जो है पूरा फुल वॉच कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें जो है इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 4-5 लाइब्रेरी इंपोर्ट करना रहता है। जैसा कि आपको पता है कि यह लाइब्रेरी का उतना ज़रूरत नहीं रहता है numpy का भी। हम लोग पांडा से ही जो है डेटा डेटा को क्लीनिंग कर लेंगे, ठीक है? इनपुट पांडास एसपीडी। तो जैसा कि आपको पता है कि पांडा लाइब्रेरी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि पांडा लाइब्रेरी का यूज़ हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो अपने सीएसवी फाइल को पाइथन में रीड कराने के लिए और जो है डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर मैटप्लॉटलिब का हम लोग फिर कहाँ यूज़ करते हैं और सीबॉर्न का, तो यह दोनों हमारा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए यूज़ होता है, जिससे हम लोग विज़ुअलाइज़ करके डेटा को एनालाइज़ करके पता लगा सके कि जो है कब क्या वर्क हो रहा है, कौन कितना मतलब सब्सक्रिप्शन लिया है या नहीं। तो आज का हमारा यह जो डेटा सेट रहेगा वो आप पूरा सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड रहेगा कि जो है किस आप देखे होंगे कोई भी बैंक में जो है सब्सक्रिप्शन चलता है कि जो है किस बंदे ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि नहीं ले रखा है। तो जो है आप चाहते तो आप चाहेंगे तो जो है यह डेटा जो है बैंक वाले को जो है मतलब बेच भी सकते हैं इस टाइप में कि जो मतलब कि जो है सर मेरे पास जो है आपके बैंक का जो है डेटा है, आप इसमें आसानी तरीक़ा से यह पता लगा सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेगा कि नहीं लेगा। तो इससे एक बैंक वाले को बेनिफिट होता है। तो आप इस तरह से भी वर्क अपना जो है इनकम कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जाकर फिर जाकर इनपुट वार्निंग्स, फिर जाकर वार्निंग्स के रूप में इनपुट करना है। अगर किसी भी तरह का वार्निंग आएगा तो जो है वह जो वार्निंग को इग्नोर कर देगा क्योंकि वार्निंग वार्निंग हमेशा आपको जो है रेड कलर में आपको शो होते रहेगा कि जो छोटा-छोटा, तो उसी को हटा देगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो जो है आपको र क्या बोलते हैं ये जो है डेटा सेट को जो है रीड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग pd.read CSV फाइल का जो यूज़ करते हैं और उससे पहले हमें यह कोड को रन करना है। देखते हैं यह कोड में जो है अभी टाइम लग रहा है क्योंकि अभी-अभी मैंने किया है। ओके। तो फिर तब जाकर यह कोड को भी जो अब रन करेंगे तो अब यह कोड रन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस df इक्वल टू pd.read CSV और ब्रैकेट डालना है। फिर जाकर स्क्वायर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वो वाला जहाँ पर भी आपका डेटा सेट है रख देना है। इस डेटा सेट में देख रहे होंगे तो यह जो आईडी कॉलम है यह हमारा यूनिक आईडी कॉलम है। आपको समझ में आ रहा होगा। यह एज कॉलम है, एज के हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन आपका है कि वह जो जॉब क्या करता है, तो उसका मार्शियल स्टेटस क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, डिफ़ॉल्ट में जो है उसने क्या सेट कर रखा है, नो की येस। फिर जाकर उसके पास बैलेंस अभी कितना है, फिर उसके पास घर है कि नहीं, उसने कोई लोन के लिए अप्लाई किया है कि नहीं, उसके पास कॉन्टैक्ट कितना है, डे डे 19 मंथ ड्यूरेशन इसमें भी जो है दिया है कुछ टाइप में। फिर जाकर कंपैरिज़न प्रीवियस डे, प्रीवियस आउटकम्स कि जो है यह जो आउटकम्स में जो है वो जो है मतलब कि सफल हो पाया है कि नहीं, इतना में जो डिटेल में वो लिया था सब्सक्रिप्शन। और इस जगह पर ही हमारा जो है सब्सक्राइब करके बता रहा है कि हाँ, इस बंदे ने लिया है, इस बंदे ने लिया है, इस बंदे ने लिया है, इस टाइप में। देख सकते हैं कि इस जगह सक्सेस लिखा है, तो जो इस जगह यस मतलब कि हाँ भाई, इस बंदे ने जो है लिया है। देख सकते हैं इस जगह अननोन लिखा है, इस जगह यस लिखा है। मतलब बहुत सारे जो है डेटा में आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके आप जो है ये सबसे पहले तो जो है इसमें क्या कीजिए ना कि यह जो डिफ़ॉल्ट कॉलम है इसमें आपका नो येस फालतू का दिया हुआ है। तो आप पहले ये डिफ़ॉल्ट कॉलम और यह आईडी कॉलम, क्योंकि यह आईडी कॉलम हमारा यूनिक है, तो कोशिश कीजिए कि अपना यूनिक कॉलम को हमेशा डिलीट करके रखे रहिए क्योंकि आईडी तो अपने आप बनाते हैं। आईडी के लिए डेटा प्रिडिक्ट हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसके आस-पास क्योंकि
आईडी तो कुछ भी लिख सकते हैं ना आप। आप मान लीजिए कि अभी कोई पर्सन आएगा उसको हम आईडी दे देंगे 155 अगर बचा होगा तो। वह यूनिक आईडी है तो इसी कारण से आप यूनिक डेटा को मतलब डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं df डॉट ड्रॉप डिफ़ॉल्ट क्योंकि ये हमारे डिफ़ॉल्ट में ये भी बेकार चीज़ था, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो देख सकते हैं अब यह डिफ़ॉल्ट हट गया। अब df आईडी भी चेक कर लेते हैं तो जो है ये भी ड्रॉप हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो है यह कैसे मतलब कि जो है डीएफ में यह हटा है कि नहीं तो डीएफ लिखकर आप सिंपली इस जगह पर ही चेक कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि इस जगह से हमारा एज कॉलम से अब स्टार्ट हो रहा है, इस जगह डिफ़ॉल्ट था वह डिफ़ॉल्ट हट गया क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमारा कुछ नहीं डेटा था। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या? मतलब कि जो है ब्लैंक था, इसलिए उसको हटा दी। अब हम लोग जाके एक प्रोजेक्ट में आपको सेव चेक कर लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें 31,647 डेटा है और इसमें 16 कॉलम है, ठीक है? और रो इतना है। तो चलिए कॉलम्स देख लेते हैं, तो जो ये आपका कॉलम का डेटा आ गया। फिर आप एक सेपरेट में लिख दीजिए, इस टाइप में df डॉट सेव करके। यह बस कल थोड़ा अच्छा लगता है, बाद बाकी तो ऊपर में आपने लिखा ही है। फिर आपको जो है मैं फ्रेंड्स इस जगह पर ही अब हम लोग जो है चेक करेंगे डेटा क्लीनिंग। इस जगह हम लोग एक नया नाम दे देते हैं इसका डेटा क्लीनिंग। अब हम लोग जो है डेटा क्लीनिंग का जो है यूज़ करते हैं इस जगह। ठीक है? तो इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। डेटा क्लीनिंग हो गया। अब जाके डेटा क्लीनिंग में हमें जो है नल वैल्यू को चेक करना रहता है, कॉमा को चेक करना रहता है कि किसी जगह कॉमा है कि नहीं। परसेंटेज साइन को चेक करेंगे, अगर परसेंटेज साइन है तो जो वो सबको रिमूव कर देंगे एक सिंपल स्पेस से। बस। तो फिर इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, बस सिंपल में डीएफ मतलब डेटा फ्रेम जहाँ पर भी आपने लिखा है, क्रिएट किया है, डीएफ डॉट इज़नल डॉट सम लिखेंगे तो आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो इसे मैं रन करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारे केस में इस जगह 0 है। इससे हमें यह पता लगता है कि जो है इसमें कोई भी जो है डेटा सेट में कोई भी किसी भी तरह का जो है डेटा नल वैल्यू इसी डेटा सेट में रिप्रेजेंट नहीं है। अगर आपके केस में रिप्रेजेंट रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो है नल वैल्यू को उसके मीन के साथ या तो मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट जिसे बोलते हैं कि जो है सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला के साथ आप इसको डाल सकें। तो ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं हियर वी कैन क्लियर सी दैट देयर इज नो नल वैल्यू प्रेजेंट। अब हम लोग जो है नल वैल्यू फाइंड करने का और एक टेक्निक है, ऐसे हीटमैप के जरिए sns.heatmap df डॉट इज नल कर लेंगे तो जो है आपको अगर एक सिंगल में मिल रहा है ये वाला देख सकते हैं एक सिंगल कलर में मिल रहा है। बाद बाकी अगर आपके डेटा सेट में मान लीजिए कि हाउसिंग में 150 नल वैल्यूज रहता है, कॉन्टेक्ट में 200, तो आपका यह जो क्या बोलते हैं, यह जो हीट मैप है जो शो करता है ना आपको, यहाँ पर ब्लैक कलर, यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर ग्रीन कलर आपको शो करता है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि आपका एक ही कलर शो हो रहा है, तो इससे हमें ये बात पता लग रहा है कि हाँ भाई इस डेटा सेट में नल वैल्यू नहीं है। तो आगे अब हम लोग जो इसका डेटा टाइप चेक कर लेंगे कि फ्रेंड डेटा टाइप चेक करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कभी कभी ना न्यूमेरिकल डेटा टाइप में ही स्ट्रिंग वैल्यू आ जाता है जिसके कारण से डेटा टाइप हमारा वो उलट पुलट हो जाता है। तो हमें उस डेटा टाइप को चेक सॉल्व करना रहता है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे जैसा कि एज कॉलम इंटीजर, जॉब ऑब्जेक्ट, ठीक है, मार्शियल भी ऑब्जेक्ट था, एजुकेशन भी ऑब्जेक्ट था, बैलेंस भी ऑब्जेक्ट, इंटीजर, ठीक है ठीक है ठीक है, मंथ भी ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही, बाकी सब सही है। नहीं नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि यह जो एज कॉलम में जो है हमारा आ जाएगा क्या कि जो है 24 जून इस टाइप में, तो जो है वह हमारा प्रॉब्लम है, तो हमें जून को हटाना पड़ेगा, हमें केवल 24 के चाहिए। ठीक है? तो इस दर पर ये लिखने का हम लोग को दरकार नहीं। अब हम लोग एक-एक करके यूनिक डेटा को चेक करते हैं। सबसे पहले जॉब में देखते हैं क्या यूनिक डेटा है, और अगर आपको नंबर वाला में चेक करना है कि भाई कितना यूनिक डेटा है, तो अब 1 मिनट देखते हैं इस जगह पर एन लिखकर जो है नंबर ऑफ यूनिक डेटा आप चेक कर सकते हैं कि ठीक है। फिलहाल यह तो जो है यह तो जो है आप ऐसे भी जो है पता कर सकते हैं या मैनुअली डायरेक्ट भी आप पता कर सकते हैं। ओके, तो फिर जाकर एक-एक करके मैं सबका चेक कर लेता हूँ, आप भी सब चेक कर लीजिए कि मार्शियल स्टेटस में क्या है। हाँ, मैरिड, डाइवोर्स, सिंगल, ठीक है। फिर एजुकेशन, कॉन्टैक्ट, कंपैरिजन, फिर पी आउटकम, सब्सक्राइब और मार्शियल। और फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि जो यूनिक डेटा जो आप चेक कर रहे हैं ना, वह आपका जो है हो कैटेगरिकल डेटा ही हो, उसमें ज़्यादा डेटा ना हो। नहीं तो जो है अगर आप चेक करेंगे एज कॉलम वाला जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वह हमारा चेक करने से कुछ फ़ायदा नहीं ना होगा, क्योंकि आप उतना पढ़ पाएँगे क्या कि जो हाँ भाई एज कितना है, कितना है।
हाँ, तो आप वैसा केस में है कि जो है आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम एज निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दो बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है कैटेगरिकल डेटा और न्यूमेरिकल कॉलम को सेपरेट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर वह कैटेगरिकल कॉलम है, तो कैटेगरिकल कॉलम हमारा कौन से डेटा टाइप पे जाएगा, तो वह हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे जाएगा और न्यूमेरिकल कॉलम जो हमारा वह इंटीजर डेटा टाइप पे जाएगा या फ्लोट पे, ठीक है? तो जो है अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, तो जो है सबसे पहले कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल को सेपरेट करने के लिए कैटेगरिकल कॉलम को जो है मतलब लिखिए और इक्वल टू स्क्वायर ओपन ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ओपन क्लोज कर दीजिए। फॉर आई एन डी एफ डॉट डेटा टाइप्स डॉट इंडेक्स, उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब वो ऊपर वाला कॉलम, तो df डॉट डी टाइप्स, अब उसका जो टाइप होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए और देख सकते हैं इक्वल टू मैंने दिया है क्योंकि यह जो डेटा टाइप होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और इधर पर नॉट इक्वल टू दिया है क्योंकि यह न्यूमेरिकल का है। ओके, बस इसको बस ये कोड को जो है रन कर देना है, अपेंड करा दीजिए। तो देख सकते हैं जॉब, मार्शियल स्टेटस, एज, आप तो आपको पता है न्यूमेरिकल में है, डे बैलेंस भी था हमारा न्यूमेरिकल डेटा में, डे भी सब जो है इसमें आ गया है। और आप इस जगह से जो है नंबर ऑफ यूनिक डेटा पता कर सकते हैं कि जो किसमें कितना ज्यादा डेटा है। देख सकते हैं जॉब में जो हमने ऊपर भी जो एक सिंगल सिंगल करके पता किया था कि उसमें 12 नंबर ऑफ यूनिक डेटा है, तो देख सकते हैं इसमें भी, इसमें मतलब इसमें आपका टोटली में हर एक कॉलम जो है बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग जो है डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में। यूनिवेरिएट एनालिसिस में होता है फ्रेंड्स कि जो है आप सिंगल डेटा को एनालाइज करते हैं, मात्र सिंगल डेटा को जब भी आप एनालाइज करेंगे तो वह आप बोल सकते हैं कि वह यूनिवेरिएट एनालिसिस में आता है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें हर एक जो हमारा कैटेगरिकल कॉलम है वही कॉलम को जो है मैंने बस एनालाइज किया है, बाद बाकी मैं न्यूमेरिकल कॉलम को नहीं किया क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कॉलम का जो जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डेटा है, तो उसे एनालाइज़ करने से मतलब हमें कुछ प्रिडिक्शन हम कुछ फाइंड नहीं कर पाएँगे। तो इसी कारण से हमने जो है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वाला जो है किया है। तो देख सकते हैं फॉर कॉलम इन डीएफ डॉट कॉलम्स में हम लोग जाते हैं कि जो है मतलब इसका जो कॉलम है, इफ डीएफ डॉट कॉलम्स डेटा टाइप्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो हमें कैटेगरी का लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर जाकर हम लोग उसे जो है साइज डिफाइन कर देंगे कितना, फिर एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट एक्स इक्वल टू कॉलम डेटा इक्वल टू डीएफ, फिर पीएलटी डॉट टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलम, ठीक है, ये जो कॉलम दिए हैं इसी का जो है सारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा क्योंकि मैंने इस जगह फॉर कॉलम इन डीएफ डॉट कॉलम से सेपरेट किया है, तो एक एक करके कॉलम आएगा, लेकिन कौन से कॉलम आएगा तो वह केवल कैटेगरिकल कॉलम आएगा क्योंकि मैंने इस जगह डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार समझ लीजिए अच्छे से। फिर जाकर कॉलम और वाई काउंट इतना, फिर जाकर हम लोग चेक करेंगे तो इसको ये कोड रन करेंगे तो आपको एक एक करके सबका डेटा दे देगा। देख सकते हैं इस जगह पर ये आप समझ सकते हैं कि यह वाला लाइन सबसे बड़ा है, क्या चीज का है। तो देख सकते हैं ये जॉब में ब्लू कॉलर वाले लोगों को सबसे ज्यादा जॉब मिला। आप इस टाइप में प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपना, ठीक है। फिर मार्शियल स्टेटस में जिसका जो मैरिड है उनको जो है मतलब कि जो है इस जगह पर ही जो है इस डेटा सेट में सबसे ज्यादा लोग हैं जो मैरिड है, अनमैरिड लोग सबसे, डाइवोर्स वाले लोग सबसे कम है, ठीक है। और एजुकेशन में जो सेकेंडरी एजुकेशन तक पास किए हैं वो इस डेटा सेट में बहुत ज्यादा है। इस डेटा सेट में फ्रेंड्स मैं सब्सक्रिप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मतलब कि जो सेकेंडरी पास किए हैं वो सब्सक्रिप्शन लिए हैं ज्यादा, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, यह केवल मैं बात कर रहा हूँ यह सिंगल डेटा का चेक हो रहा है बस। यह एजुकेशन में सेकेंडरी सेकेंडरी वाले लोग इस डेटा सेट में बहुत ज़्यादा मतलब कि जो वो वाला बैंक सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किए हैं, आप इस टाइप में बोल सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो है मतलब सेकेंडरी वाले लोग को जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि हमने बस केवल अभी सिंगल डेटा को एनालाइज किया है। हाउसिंग में देख सकते हैं जिसके पास हाउसिंग है वह जो है मतलब कि बैंक सब्सक्रिप्शन के लिए, हाँ भाई मैं बैंक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ, अभी तो कंफर्म हुआ कि नहीं नहीं पता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन, लोन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो जो है लोन अधिकतर लोगों को नहीं मिला है, आप देख सकते हैं अधिकतर लोगों को लोन नहीं मिला है। लोन नहीं मिला है कि अधिकतर लोगों ने लोन लिया ही नहीं है। फिलहाल हमारा लोन का प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट में देख सकते हैं कि सेल्युलर जिसके पास मतलब टेली जिसके पास मोबाइल है
वह जो है मतलब कि जो है अधिक मतलब कि जो है इस डेटा सेट में इन्वॉल्व है। तो इसी तरह से आप एक-एक करके हर एक चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं इस जगह पर ही कि जो है अधिकतर लोग मई में जो है सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है डेटा को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई कब-कब क्या-क्या हुआ है। तो इस डेटा सेट से आपको पता चल गया कि भाई देख सकते हैं सब्सक्रिप्ट नो और यस मतलब कि जो है इस डेटा सेट में सबसे ज़्यादा नो वाले सब्सक्रिप्शन है एज़ कंपेयर टू यस। जिनका सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम है, जिनका है नहीं है वह बहुत बहुत ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको यूनिवेरिएट एनालिसिस समझ में आया होगा। अब हम लोग बाइवेरिएट एनालिसिस का कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड बाइवेरिएट एनालिसिस का कंपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बाइवेरिएट एनालिसिस केवल केवल 2 कॉलम को जो है सेपरेट करके बताता है कि जो है इसमें केवल आप 2 कॉलम ले सकते हैं। उसमें कैसे था कि आप केवल सिंगल कॉलम को जो एनालाइज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो है 2 कॉलम को एनालाइज़ कर सकते हैं। जिस टाइप में मैंने एनालाइज़ किया है सब्सक्राइब्ड और ड्यूरेशन, तो मैं इस जगह ड्यूरेशन लिख लेता हूँ। इस जगह पर ड्यूरेशन नहीं लिखा हूँ, ओके। तो मैं सब्सक्राइब और ड्यूरेशन को जो है एनालाइज़ करके जो है चेक कर रहा हूँ स्ट्रिप प्लॉट के ज़रिए, ठीक है? तो देख सकते हैं कि जो जितना जिनका ड्यूरेशन 5000 सबसे ज्यादा नो वाले सब्सक्रिप्शन वाले का जो ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आप सिंगल में जॉब और सब्सक्राइब का जो है चेक कर लीजिए। तो जो है इसमें तो जो है उतना अच्छा एनालाइज नहीं हो रहा है, तो जो है इसी कारण से हम लोग स्ट्रिप प्लॉट नहीं, हम लोग कैट प्लॉट का जो है यूज करते हैं। देखते हैं इसमें कोई आ रहा है कि नहीं। नहीं फ्रेंड्स, इसमें नहीं आ रहा है, तो जो है हम लोग जो अभी के लिए इसको जो है हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इस जगह पर ही हम लोग जो है चेक करते हैं x इक्वल टू सब्सक्राइब कॉलम इक्वल टू जॉब। x सब्सक्राइब मार्शियल सब्सक्राइब एजुकेशन जॉब सब्सक्राइब, ये तो मैं चेक कर लिया ना। ठीक है, एजुकेशन सब्सक्राइब यह भी चेक हो गया है ऊपर में। तो जो है इसे भी मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो जो आप बस केवल यह जो 3 डेटा को जो है चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं। 3 डेटा में क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या चीज़ नहीं है, देख सकते हैं। पहला हमारा आता है सब्सक्राइब्ड वाला। तो देख सकते हैं यह मार्शियल स्टेटस का जो है सब, जैसा कि आपको पता है कि जो है जॉब में जॉब में आपको जैसा कि पता है आपका 12 ठो डेटा है, तो यह सारा 12 डेटा को चेक करके आपको बता रहा है। देख सकते हैं इस जगह पर ही। फिर इस जगह पर ही हमारा क्या मार्शियल स्टेटस देख सकते हैं, जो मैरिड मार्शियल इक्वल टू मैरिड या मैरिड वाले। तो देख सकते हैं मैरिड वाले जो है उनका जो है सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है उनको अधिक। ठीक है, डाइवोर्स वाले को जो है भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। ठीक है, और सब्सक्राइब वाले को भी जो और जो सिंगल है उनको भी सब्सक्रिप मतलब कि आप ओवरऑल यह बता सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन मतलब बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई सब्सक्रिप्शन चाहे मैरिड हो या डाइवोर्स हो या सिंगल हो, लेकिन मिल सबसे कम लोगों को ही रहा है। देख सकते हैं इतने लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन इतनों इनको नो मिला है, इनको यस मिला। इससे आप सिंगल में एनालाइज कर रहे हैं कि जो मैरिड को क्या डिटेल है, उसका क्या डिटेल है, इस टाइप में। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे तो यह अननोन का बता रहा है। अननोन में आप क्या समझ रहे हैं कि हाँ भाई नो 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 मतलब ओवरऑल बोले तो सब्सक्रिप्शन जो है नहीं मिल रहा है एज कंपेयर टू यस के। मतलब कि सब्सक्रिप्शन आपको नहीं नहीं मिल पा रहा है। आपने बहुत तैयारी भी किया है लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही रेयर है। कैसे जो है मतलब अभी के समय में जो है जो भी फॉर्म निकलता है, किसी भी टाइप का सरकारी हो या प्राइवेट हो, 10 लाख फॉर्म निकलता है। मतलब वैकेंसी रहती है 5000 और बंदे भर देते हैं 10 लाख। तो उसके हिसाब से जो है उस जगह पर पोस्ट आते रहते हैं। तो जो इसी कारण से किसी को भी जॉब जल्दी मिलता नहीं है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भाग जाता है। तो जो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे? तो आप मैंने आपको बता दिया कि यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज़ हम लोग सिंगल डेटा के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने समझ लिया? बोलेगा हाँ भाई, भाई अच्छा समझ लिए। बाय बाइवेरिएट एनालिसिस का यूज़ हम लोग 2 कॉलम के लिए करते हैं। ठीक है? और मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज़ हम लोग सारे कॉलम के लिए करते हैं। सारे मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ज़्यादा को अगर आप एक साथ एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज़ कर लीजिए। किस टाइप में? एसएनएस.पेयर प्लॉट, फिर डीएफ कॉमा ह्यूज में आपको लिखना होगा अपना टारगेट वेरिएबल। जैसे कि हमारा
टारगेट वेरिएबल इस जगह पर ही सब्सक्राइब्ड है और पहले इक्वल टू डार्क टू पीएलटी डॉट शो। ठीक है, इसको मैं इधर से रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, जब भी आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का जो है यूज कर रहे हैं तो इसमें आपका थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसी कारण से आपको हो सके तो 2-3 मिनट भी लग जाए तो आपको इंतजार करना है। ये नहीं कि नहीं हुआ तो जो है इसे हटा के फेंक देते हैं। तो जो नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपको इंतजार कीजिए थोड़ा देर के लिए, आपका जो है हो जाएगा इसे। तब तक मैं जो है वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फालतू का जो है वीडियो भी लंबा होते जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा यह कोड रन हो चुका है। देख सकते हैं इसमें आपको इस तरह का जो है एनालिसिस देखने को मिलेगा। एज कॉलम में आप देख सकते हैं कि जो है एज कॉलम में मतलब पूरा ऊपर तक जो गया है 80 साल से ऊपर वाले का, जो इस जगह देख लीजिए, नो वाले नो में ब्लू होगा, यस में इतना होगा। तो देख सकते हैं कि जिनका जिनका एज 20 से 35 साल के बीच में है उनको जो है सब्सक्रिप्शन मिला है, और जिनका एज 80 से ऊपर है उनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। आप इस टाइप मैनुअल, जिनका बैंक बैलेंस 1 लाख से ऊपर है उनको तक सब्सक्रिप्शन नहीं दिया गया है। देख सकते हैं कि जो जिनका मतलब कि जो कमी है उन्हें जो है सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है। ठीक है, इसी टाइप में आप जो है एक एक करके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर जाकर आपको चेक करना है आउटलायर्स। आउटलायर चेक करने के लिए मैंने आपको बहुत ही बार बताया है, बहुत प्रोजेक्ट में। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको यह प्रोजेक्ट में पूरा एकदम जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ, इसी कारण से टोटली चीज आपको बताना है। तो देखिए, आउटलायर चेक करने के लिए क्या होता है ना, अगर आप एक बार में चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जो आउटलायर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आउटलायर जो है मॉडल का जो है गुणवत्ता को बढ़ा देता है, जिससे आपका एक्यूरेसी और एकदम अच्छा हो जाता है। और आउटलायर चेक करने का जो है टेक्निक होता है, वह हम लोग जो है बॉक्स प्लॉट या जो है या रिज प्लॉट या किसी और प्लॉट का जो है यूज करके हम लोग आउटलायर पता लगा सकते हैं कि जो है इस डेटा सेट में आउटलायर है कि नहीं। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, आउटलायर चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो है इसको जो है अगर रिमूव कर देंगे तो आपका जो है मॉडल में का जो है गुणवत्ता और बढ़ जाएगा, जिससे जो है आपका एक्यूरेसी पूरा बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करने के लिए न्यूमेरिकल्स इक्वल टू लेंथ न्यूमेरिकल कॉलम, क्योंकि आउटलायर हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम का ही चेक होता है। एक बात याद रखिएगा, आउटलायर हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम का ही चेक होता है। फिर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4। यह फ्रेंड्स लिखने का मतलब कुछ नहीं है, यह एक सब सब प्लॉट ग्रिड है। इससे आप जो ऊपर वाले से जो मैच मत कर लीजिएगा कि भाई उस जगह पर ही तो हमारा 38 कॉलम है या 18 कॉलम है, जितना भी कॉलम है। यह एक पारम ग्रिड है। इस जगह टोटल सब प्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपको डिफाइन करना रहेगा। और इस जगह पर जो आप 20 लिखेंगे वह इसी के बेसिस पे लिखेंगे कि अगर इस जगह 5 और 4 है तभी आप इस जगह 20 लिखे हैं, नहीं तो अगर आपका 4 और 4 रहता तो आप इस जगह 16 लिखते हैं। याद रखिएगा, इस जगह वही वैल्यू लिखाएगा जो इस जगह मल्टीप्लाई होकर आएगा। इसे ये वैल्यू अपने से आप लिख सकते हैं, लेकिन यह वैल्यू दोनों का मल्टीपल ही इधर लिखाएगा। ठीक है, पेस्ट कलर व्हाइट। आगे बढ़ते हैं। प्लॉट नंबर इक्वल टू 1, एक से स्टार्ट होगा। ठीक है, for column in numerical column if plot number greater than total subplot, total subplot से जो है मतलब कि जो है छोटा होगा, तो हम लोग ax इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स कॉमा प्लॉट नंबर एस एन एस बॉक्स प्लॉट। देख सकते हैं इसमें हमने बॉक्स प्लॉट का यूज किया है। बॉक्स प्लॉट x इक्वल टू डी एफ कॉलम कॉमा पैलेट एंड सेट 2r ax इक्वल टू ax, ये वाला ax का हम मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने इस जगह डिफाइन किया था। फिर जाकर बस कुछ नहीं करना है, शो करा देना है plt डॉट एक्स लेवल कॉलम फॉन्ट साइज y लेवल इतना है, y टेक्स्ट इतना है, प्लॉट नंबर प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि y नंबर इंक्रीज होते रहेगा, y नंबर इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अब जाएगा plt डॉट टाइप ले आओ plt डॉट शो। इतना करने के बाद जो है आपका जो कोड रन कर दीजिए। देख सकते हैं कोड भी रन हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाद के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी फ्रेंड, तब तक आप जो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों ने यह वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतना का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें से जो है आप कैसे पता करेंगे कि जो है मतलब इसमें आउटलेयर है कि नहीं है, कि क्या है, कैसे है।
तो अब आप बोलेंगे कि भाई अब मैं बोलूंगा कि इसमें आउटलेयर फाइंड करने के लिए आपको चेक करना है कि जो है इसका एज, बैलेंस, डे, ड्यूरेशन, कैंपेजन, पी डे और प्रीवियस, ठीक है। इतना सब आपका जो है डेटा अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई आउटलेयर है तो कैसे पता चल रहा भाई तुम्हें, तो मुझे तो नहीं दिख रहा। तो बोलेंगे सर आपको भी दिखेगा, क्योंकि यह वाला डेटा में और यह वाला डेटा में आप चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस डेटा सेट में कोई भी आउटलायर नहीं है, क्योंकि इधर बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं, यह जो डॉलर बिंदु बिंदु का साइन है यह आउटलेयर का संकेत है, ठीक है। तो इस जगह पर ही हमारा कोई भी बिंदु बिंदु का साइन नहीं है, मतलब डॉट का साइन नहीं है, इस जगह पर ही है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई एज कॉलम, बैलेंस कॉलम, ड्यूरेशन कॉलम, कैंपेशन कॉलम, पीडेस कॉलम और प्रीवियस कॉलम, यह सब में थोड़ा थोड़ा आउटलेयर है। तो अब हम लोग जो आउटलेयर रिमूव करेंगे, ठीक है, यूजिंग किससे, तो हम लोग आईक्यूआर मेथड के जरिए, आईक्यूआर इंटर क्वारेटाइल मेथड के जरिए हम लोग जो है इसका हम लोग जो है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इंटर क्वारेटाइल मेथड, अगर सारा आउटलेयर को एक साथ रिमूव करने के लिए हम लोग इंटर क्वारेटाइल मेथड में कॉलम ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितना कॉलम का जो आउटलेयर बढ़ा है वह सारा कॉलम को सेपरेट कर देंगे, जैसा कि एज, बैलेंस, ड्यूरेशन, कैंपेशन, पीडेस और प्रीवियस, ठीक है। फिर जाकर Q1 लिखेंगे, डीएफ कॉलम ऑफ इंटरेस्ट यह वाला डॉट क्विंटाइल 0.25, Q3 कॉलम ऑफ इंटरेस्ट डॉट क्विंटाइल 0.75। यह एक तरह का मेथड है तो आपको सेम अप्लाई करना ही पड़ेगा, मेथड है तो अब क्या ही बोले। कि फिर जाकर Q3 में से Q1 को घटेगा तो लोअर बाउंड में हमारे पास सेपरेट में आ जाएगा Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर, अपर बाउंड में हम लोग Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर, ओके। फिर जाकर आउटलेयर हम लोग जो है चेक करेंगे, आउटलेयर इक्वल टू डीएफ, डीएफ कॉलम ऑफ इंटरेस्ट लेस देन लोअर बाउंड। फिर जाकर जो है यह यह फ्रेंड्स आपको तो पता होगा क्या जिसका साइन है, यह और का साइन होता है, या नॉर का उतना भी एक्सपीरियंस पता नहीं है। तो जो आगे बढ़ते हैं, डीएफ कॉलम ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर यह ग्रेड लेस देन अपर बाउंड से होगा, मतलब कि जो कॉलम ऑफ इंटरेस्ट अगर बड़ा होगा अपर बाउंड से, तो जाके एक्सिस वन। अब यह जो इतना, बस इतना में आपका फाइंड हुआ, ये इतना में आइडेंटिफाई कर लिया वो कि हाँ आपके पास आउटलेयर है। अब रिमूव करने के लिए हम लोगों ने एक नया डेटा फ्रेम अब जो है क्रिएट किया है जिसका नाम है df1। df1 एक नया डेटा फ्रेम, अब हम जो हमें जो जिस जब भी वर्क करेंगे df1 पर करेंगे, क्योंकि df1 से हम लोगों ने आउटलेयर जो है रिमूव किया है, df से रिमूव नहीं हुआ है, ये df1 में अब सेपरेट है ना तो उसमें रिमूव देख सकते हैं इस जगह पर ही df ये वाला साइन दे देंगे, df कॉलम ऑफ इंटरेस्ट लेस देन लोअर बाउंड, तो df कॉलम ऑफ इंटरेस्ट लेस देन अपर बाउंड एनी एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद अब आप जो है प्रिंट df1 और आउटलायर रिमूव कि कितना आपका आउटलायर रिमूव हुआ है और कितना यह हुआ। तो देख सकते हैं आउटलायर रिमूव होने के बाद हमारे पास 19,799 रोज, मतलब आप बोल सकते हैं ओवरऑल 18,000 रोज हमारे पास है और 16 कॉलम्स है, ठीक है। और जिसमें से हमारा 11,848 रोज और 48 रोज यह डिलीट हो चुका है। हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमारा 12,000 रो डिलीट हो गया है, अब हमारे पास केवल 20,000 रो के आसपास में डेटा है, ठीक है। आउट तो आप इससे क्या समझे कि आउटलायर यूज करने के बाद हमारा कुछ डेटा लॉस होता है, कुछ डेटा का लॉस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मॉडल को अगर सुंदरता में लाना है तो जो है हमें कुछ चीज का तो योगदान देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डेटा सेट का योगदान दे देते। तो अब आप बोलेंगे कि भाई यह ऑर्डिनल इनकोडर क्या है, तुमने क्यों लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है जब भी आप इनकोडिंग का यूज करेंगे, ऑर्डिनल इनकोडर और लेवल इनकोडर दो तरह का इनकोडर होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे जो है मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको आसानी तरीका से सारा चीज कुछ मिल जाएगा। मैं अभी वही बता रहा हूँ जो जो मैंने उधर पढ़ा रखा है, ठीक है। ऑर्डिनल इनकोडर का जो यूज हम लोग जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए करते हैं, या आप बोले तो न्यूमेरिक कैटेगरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि यस और नो को आपको कन्वर्ट करना है 0 और 1 में, तो आप ऑर्डिनल और लेवल इनकोडर का यूज करके ऑटोमेटिक 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आगे बढ़ते हैं, इस जगह पर ही हमें इनपुट पांडा स्पीडी लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है।
इसको इनपुट करने के लिए आपको प्री प्रोसेसिंग का sklearn का जो है मॉडल का यूज करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट ऑर्डिनल इनकोडर। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डिनल इनकोडर को जो इधर पर सेपरेट कर दिए और मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी है। अधिकतर लोग बस कन्वर्ट करके बताते हैं, लेकिन कौन से डेटा में क्या कन्वर्ट हुआ है यह बता पाना मुश्किल होता है। तो मैंने आपके लिए वह भी प्रॉब्लम को आसानी तरीके से सॉल्व कर दिया है। इसमें आपको दिखेगा भी कि जो आपका क्या वैल्यू क्या चीज में कन्वर्ट हुआ है। अब इनकोडिंग कैटेगरिकल कॉलम देख सकते हैं, फॉर कॉलम इन df1 डॉट कॉलम। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब हमारा कुछ भी चीज df में वर्क नहीं करेगा, अब यह हमारा df1 हो गया है। ठीक है, df1 डॉट कॉलम, if df1 call dot dtypes equal to object, तो ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू df1 कॉलम डॉट यूनिक। यूनिक डेटा का ही ना हमें जो है करना है। बाद बाकी मान लीजिए कि आपके पास जो है वो वाला डेटा में सब्सक्रिप्शन में यस बहुत सारा है, तो हम बार बार यस 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 कोई 0 1 2 3 तो नहीं ना कर सकते। उसका यूनिक डेटा को ही हम लोग जो है लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर फिट ट्रांसफॉर्म का जो यूज करके ऑर्डिनल इनकोडर में फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग आसानी तरीके से इसका जो है मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर जाकर आपको ओरिजिनल वैल्यू और इनकोडेड वैल्यू देखने को मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि अपना वर्क बनाने के लिए आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बस इतना समझ लीजिए कि ऑर्डिनल इनकोडर का यूज हम लोग कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। यह कॉलम को रन करते हैं, देख सकते हैं यह कॉलम ऑटोमेटिक सब में कन्वर्ट हो गया। जॉब देख सकते हैं, पहले हमारा जॉब आ रहा था कि जो है वह क्या जॉब कर रहा था, क्या इसका स्टेटस था, मार्शियल स्टेटस में क्या था, डाइवोर्स था कि सिंगल था कि जो मैरिड था। एजुकेशन में भी हमारा आ रहा था। तो अब यहाँ पर ही आप चेक कर सकते हैं इतना डेटा जो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इधर पर ही चेक कर लीजिए कि जो जॉब मैपिंग में एडमिन 0 पे हुआ है, अननोन 11, सर्विस 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली 12 ठो था यूनिक वैल्यू। आपको जैसा कि पता होगा जॉब में 12 यूनिक वैल्यू था, तो इसे कारण से 12 तक जो है यह जो है कन्वर्ट हुआ है 11 तक। क्योंकि आपको पता है पाइथन में 0 से काउंट होता है, 1 से काउंट नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैरिड हमारा कन्वर्ट हुआ है 1 में, सिंगल 2 में, डाइवोर्स 0 में। ठीक से इसी तरह से आप जो है सब का चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर जाकर आप जो है चेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, हम डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर लेते हैं कि जो है हर एक जगह सब कुछ सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं। नहीं तो अगर कहीं भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो हम स्क्यूनेस के सहारा यूज करके उसे जो है रिमूव करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि plt डॉट फिक्स साइज 20,25 फॉर अ कॉलम इन df1, प्लॉट नंबर 24 24 तक जाएगा ये ग्रेटर देन, मतलब ये आपको कॉलम एक तरह का बोल सकते हैं। हमारे पास 18 कॉलम है, मैं 24 लिया हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो है अगर आप इस जगह 18 लेते हैं और आप इस जगह 6 मल्टीप्लाई 4 24 रहता है, तो आपको इस जगह 3 लिखना पड़ेगा। अब यह कोड आराम से रन हो जाएगा। देखिएगा एसएनएस डॉट डिस्प्लॉट df1 कॉलम कॉमा कलर इक्वल टू बी कितना +1 इक्वल टू, यह नहीं, इसे बस रन कर देना है। रन करेंगे तो जो है आपका जो है कोड रन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो है समय लगेगा। देख सकते हैं कोड हमारा रन हो गया है। देख सकते हैं एज में अच्छी तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉब में भी, मार्शियल में भी, इस जगह पर ही भी, इस जगह पर ही, मतलब कि ओवरऑल सब में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एज कम्पेयर टू पी डैश प्रीवियस। और प्रीवियस आउटकम्स में तो कोई डेटा ही नहीं है, आपका सारा डेटा रिमूव हो चुका है इसमें से, तो जो है इसलिए उसमें कुछ नहीं शो हो रहा। कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे चेक करते हैं। तो जो है इसमें हमने जो देखा कि जो है स्क्यूनेस इस जगह पर ही हमारा शो हो रहा है इतना। ठीक है, देख सकते हैं स्क्यूनेस हमारा इतना शो हो रहा है 0.38, इतना 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 इतना, लगभग सबका स्क्यूनेस एवरेज में सही है। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट वेरिएबल का स्क्यूनेस बढ़ा है तो आप उसको रिमूव करने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो है प्रिडिक्शन आप फिर नहीं कर पाइएगा। जब आखिरी में जब मॉडल तैयार करके जब आप प्रिडिक्ट करेंगे कोई डेटा को आप बेचेंगे, तो जो है बेचने के लिए क्या चाहिए, आप एक साइट क्रिएट करेंगे और उस साइट पे आपका लिखा हुआ रहेगा हाँ भाई एज कितना था, जॉब क्या जॉब करता था, सिंगल था कि मैरिड था, वह सब लिखा था। फिर आपका एक इंटर दाबने पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदा का सब्सक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यस कि नो।
तो आप हीट मैप के जरिए भी जो है चेक कर सकते हैं, ये वाला पूरा लिखकर हम लोग हीट मैप के जो है जरिए जो है चेक कर लेते हैं। इस हीट मैप में आपको जो पूरा टारगेट वेरिएबल को ही फोकस करना है, यह रहा हमारा टारगेट या सब्सक्राइब कॉलम और टारगेट वेरिएबल है। इसमें आपको चेक करना है, देख सकते हैं 0.02, 0.03, 0.05, 0. इतना 0.25, यह सब जो है बहुत ही अच्छा तरह से लुक हो रहा है, देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से दिख रहा है। लेकिन यह जो 0.25 में थोड़ा सा जो है अधिक गाढ़ा है, जो क्या है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ड्यूरेशन 1 पॉइंट से ज्यादा है, तो इसी कारण से हम लोग लगभग इसका जो है यूज करेंगे, इसी कारण से यह जो इसमें शो हो रहा है। देख सकते हैं कैंपेजन में -0.06 है, जबकि इस जगह कैंपेजन में 1.15 है। तो हम लोग इसका जो है चेक नहीं करेंगे। और एक तरीका है चेक करने का कि जो है आप आसानी तरीके से जो इस जगह पर ही देख सकते हैं। अब हमारा तो आईडी कॉलम रिमूव हो गया, तो आईडी को हटा देते हैं। बाद में कि अब जो है यह सब मैंने इसी जगह से जो उठा लिया है, यही डेटा को जो है मैंने लिख दिया इस जगह पर ही। आप भी बस क्या कीजिए, स्क्यूनेस डिक्शनरी डालकर डिक्शनरी के पैटर्न में इसे लिख दीजिए इस टाइप में। फिर स्क्यूनेस पीडी इक्वल टू, यह आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि आपका कौन से कॉलम में स्क्यूनेस अधिक है, कौन से कॉलम में स्क्यूनेस कम है। तो लिस्ट डिक्शनरी डॉट आइटम्स कॉलम्स इक्वल टू कॉलम डॉट कॉमा एब्सोल्यूट स्क्यूनेस डॉट एम्स, इतना लॉक करके चेक कर लिए, तो आपको देखिए एक ही चीज बता रहा कि भाई तुम्हारा सब्सक्रिप्ट कॉलम में स्क्यूनेस ज्यादा है। तो भाई हमें तो पता है सब्सक्रिप्ट कॉलम में स्क्यूनेस ज्यादा है, हमने तो ऊपर में भी एनालाइज कर दिया ना। अगर आपका मतलब एक से अधिक रहेगा तो आपका जो है ज्यादा है, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो जो है मतलब कि हमें तो पता है भाई जगह दिख रहा 3.82 तो अधिक है, लेकिन यह हमारा टारगेट वेरिएबल है। टारगेट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हमें वह क्यों चेंज नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग जो है सेपरेटिंग द फीचर एंड टारगेट लेवल्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर ही हमें मैं लिखना चाहता हूँ एक्स में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, एक्स में हम लोग ड्रॉप दी टारगेट वेरिएबल को ड्रॉप कर देंगे एक्स से, और फिर जाकर वाई में। ठीक है, तो फिर जाकर वाई में हम लोग जो है टारगेट वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू, इधर मैं थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए कर देता हूँ। हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू df1 डॉट ड्रॉप सब्सक्राइब्ड कॉमा x इज इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू df1 सब्सक्राइब्ड, क्योंकि सब्सक्राइब्ड हमारा टारगेट कॉलम है। देख सकते हैं यह हमारा अब इस जगह पर ही सब कुछ काम बन गया है। अब हमें कुछ और करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब हम लोग जो है चेकिंग वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। तो अब हम बोलेंगे भाई ये वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर क्या होता है। तो सर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमें यह बताता है कि आपके डेटा सेट में कोई मल्टी कोलिनियरिटी तो नहीं है। ठीक है, ओवरऑल बोले तो जो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर यूज टू डिटेक्ट द मल्टी कोलिनियरिटी इशू इन द मॉडल। मॉडल में आपका कोई भी मल्टी कोलिनियरिटी है कि नहीं। मल्टी कोलिनियरिटी एक तरह का प्रॉब्लम है, जो कि हम मल्टी कोलिनियरिटी को जो सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द उसका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर चेक करके। अगर उसका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर 10 से अधिक है तो जो है इसका मतलब बोले तो वह हाई मल्टी कोलिनियरिटी पे आता है, और अगर वह है तो आपको जो है रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, तो जो सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए तो यह मैथमेटिकल में आता है स्टेट्स मॉडल डॉट स्टेट्स डॉट आउटलायर इन्फ्लुएंसेस इंपोर्ट वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, फिर VIF PD डॉट डेटा फ्रेम VIF, या मैंने VIF वैल्यूज लिखा है एक्स डॉट वैल्यूज, एक्स जो मैंने अभी इस जगह सेपरेट किया है इसी को लिख रहा है एक्स डॉट वैल्यूज कॉमा आई, और आई कहाँ तक जाएगा एक्स डॉट कॉलम्स, मतलब हर एक कॉलम्स का जो ये VIF वैल्यू चेक करेगा। फिर जाकर इसको रन करते हैं, तो देख सकते हैं कि हर एक कॉलम का जो VIF वैल्यू चेक कर रहा है, या एज जॉब मार्शल देखना है, इसमें से 10 से अधिक तो कोई नहीं ना है। तो आप बोलेंगे सर 10 से अधिक है तो 57 है, तो हम बोलेंगे भाई इसमें बहुत बड़ा मल्टी कोलिनियरिटी है, अब तो इसको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो अब जो हम लोग आगे आते हैं तो जो है देख सकते हैं पीडेज में हमारा जो है मल्टी कोलिनियरिटी है, तो अब बोलेंगे भाई इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे यूजफुल मेथड रहता है कि आप वह कॉलम को जो है रिमूव कर दीजिए
जिसका कॉलम में अब मल्टी कोलिनियरिटी सबसे ज़्यादा है, आप उस कॉलम को रिमूव कर दीजिए। आपका कोई भी डेटा सेट हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? आप कोई भी डेटा सेट हो, उससे मतलब नहीं है। आप जो है मतलब आसानी तरीक़ा से हर एक डेटा सेट पर वर्क कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि यह डेटा सेट हमारा क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है और एक डेटा सेट आता है रिग्रेशन का, जिसमें हम लोगों को फाइंड करना रहता है किसी तरह का प्राइस का वैल्यू, किसी तरह का मार्केट प्राइस का वैल्यू, किसी तरह का कि जो है आने वाले समय में जो है कल बारिश होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर फाइंड करना है कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कि नहीं है। तो यह सब रिग्रेशन मेथड में आता है क्योंकि रिग्रेशन मेथड होता है, रिग्रेशन मेथड में इन्वॉल्व्स होता है कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल आउटकम्स वेयर द बेस्ट ऑफ इट्स फीचर्स। उसके इनपुट फीचर्स के हिसाब से हमें जो है न्यूमेरिकल आउटकम को प्रिडिक्ट करना रहता है। ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली से इसे जो है ड्रॉप कर देंगे। ओके फ्रेंड्स? क्योंकि हमें जो है मल्टी कोलिनिटी रिमूव करना है, तो हमें कोई भी एक कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा जिसका मल्टी कोलिनिटी ज़्यादा। अब बोलेंगे आप कि भाई पी डैश का 57 है, मान लीजिए कि आपका कैम्प्रिसिज़न का भी 58 होता है, इसका भी 25 होता है, तो क्या करते हैं? तो केवल बस उसमें से कोई-सा भी एक कॉलम जो आपके यूज़ का जो आपको लगता है कि यह उतना इम्पोर्टेंट मेजर प्ले नहीं करता है, रोल प्ले नहीं करता है इस डेटा सेट के लिए, तो आप कोई-सा भी एक कॉलम को रिमूव कर दीजिए, आपका आउटलायर ऑटोमैटिक रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं सो वी हैव सॉल्व्ड मल्टीपोलैरिटी इश्यू। अब हम लोग y का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं y में इस टाइप का। फ्रेंड्स अब अगर आपका क्लासिफिकेशन डेटा सेट है, अब बोलेंगे भाई ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है? सर तो जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हमेशा कैटेगरिकल कॉलम्स पर डिनोट करता है। अगर आपका टारगेट वेरिएबल किसी भी प्रकार का कैटेगरिकल कॉलम है, जैसे बोले तो येस नो में है, ट्रू फॉल्स में है, अलाइव और डेड में है। जैसा कि मैंने उधर एग्जांपल दिया था ना बहुत सारा जब मैंने पढ़ा रहा था। सॉरी फ्रेंड। तो जो है तब जाकर जो है इस टाइप के जो है डेटा सेट रहेगा तो आपका क्लासिफिकेशन का रहेगा और प्रिडिक्शन वाले डेटा सेट में आपका कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल आउटकम वेरिएबल होगा, आउटकम्स होगा, जिसमें हमारे पास जो है जो प्रिडिक्ट करना रहेगा वो अगर कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल में वेरिएबल में रहेगा तो हम रिग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर इधर y डॉट वैल्यू काउंट्स देख सकते हैं, जब हमने वैल्यू काउंट्स किया तो जो इस जगह पर ही 18673 इतना इतना, यह दोनों अनबैलेंस्ड डेटा सेट है, तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे यूजिंग स्मॉट। हम लोग जो है डेटा को बैलेंस करेंगे। इसको जो है देख सकते हैं इस टाइप में x1 y1 दे के रिसैंपल करके आसानी तरीके से जो है डेटा बैलेंस हो जाता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्योंकि अब हमारा xy कन्वर्ट किस में हो गया, x1 और y1 में। तो इसे रन करते हैं तो देख सकते हैं कि आसानी तरीके से मैंने वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको जो है बेस्ट रैंडम स्टेट और एक्यूरेसी पता करना है। ठीक है, बेस्ट रैंडम ऑफ एक्यूरेसी कैसे पता कीजिएगा, तो फिर यूजिंग ऑफ दिस मॉडल, यह मेथड का जो यूज करके हम लोग रैंडम स्टेट पता कर सकते हैं कि इसका एक्यूरेसी कितना आएगा। ठीक है, तो जो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इनपुट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट ensemble इनपुट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज करेंगे। आप लोग कोई और मेथड का भी यूज कर लीजिए। एक्यूरेसी स्कोर देख सकते हैं, मैक्स एक्यूरेसी इक्वल टू 0, मैक्स रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। बहुत सारा जो है हम लोग को चेक करना है। मैं इस जगह पर ही जो है एक 1 से 50 रहने देते हैं क्योंकि 1 से 50 तक सही रहता है। फिर आपको जो है ट्रेन टेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, x10, इक्वल टू y10, y टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x1, y1 टेस्ट साइज इक्वल टू 0.30 रैंडम स्टेट इक्वल टू आई। फिर जाकर यह तो आपको पता ही होगा कि मैंने पिछला वीडियो में भी बहुत सारा मैं बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे वर्क करता है। सेम टू सेम है, उसी टाइप में बस कॉपी पेस्ट करने का। आरएफआर इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को जो सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए। आरएफआर डॉट फिट x10, y ट्रेन प्रिडिक्ट आरएफआर डॉट प्रिडिक्ट x टेस्ट एक्यूरेसी इतना। और एक बात फ्रेंड्स, ये रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यह एक तरह का एसेंबल मशीन लर्निंग का टेक्निक में आता है जो हमारा बैगिंग में जो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज होता है। तो इसे मैं रन करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर पर इसे इतना इतना। और एक फ्रेंड्स इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा क्या मुझे तो लगता है कि जो है 5 मिनट का भी लग सकता है समय, तो आप इंतजार कीजिए। फिर जाकर उसके बाद हम लोग जो है वीडियो को रीस्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक तो जो है कोड रन नहीं हुआ, तब तक मैं जो है आपको आगे बता देता हूँ कि जो है क्या क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा। फिर जाकर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करा देना है बेस्ट एक्यूरेसी इक्वल टू मैक्स एक्यूरेसी एट रैंडम स्टेट इक्वल कॉमा मैक्स आरएस। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने मैक्स एक्यूरेसी और मैक्स रैंडम स्टेट को जो है
जो डिफाइन किया था। मैं यह भी कोड को जो साथ ही साथ साथ रन कर देता हूँ। फिर जाकर आपको आगे में क्या करना पड़ेगा, आगे में आपको एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्रिएट करना है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं समझाता हूँ कि जो है इट मेजर द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल। यह जो है आपके एक्यूरेसी को मेजर करने में बहुत ही आसानी तरीके से मदद करता है। और इसमें आप जो है दो तरह इसको जो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह दो भाग में डिवाइड रहता है। एक तो ट्रेनिंग फेज और दूसरा टेस्टिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में जो है हम लोग जो है मॉडल को बस केवल जो है ट्रेन करते हैं, मॉडल को जो है वर्क में जो है लाते हैं। इसमें हम लोग यह मॉडल को जो है बस यह ट्रेनिंग डेटा को एनालाइज कर सकता है। लेकिन टेस्टिंग फेज में हम लोग जो है जो अनसीन डेटा है, जैसा कि मान लीजिए कि जो डेटा आप नया ला रहे हैं, तो उस जगह पर ही जो हमारा टेस्टिंग डेटा सेट में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से इसे टेस्ट और ट्रेन और टेस्ट दोनों में डिफाइन किया जाता है। तो यह कुछ नहीं है, बस केवल इसी को जो है उठा के इस जगह पर इसे इतना कॉपी कर लीजिए इसको, और इस जगह पर ही क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ये मैक्स आर एस को जो है ले लीजिए इस जगह। ठीक है, तो तो अब देख सकते हैं कि जो 98% का पूरा पूरी एक्यूरेसी बता रहा है, या कोड अब रन हो चुका है। 98% का एक्यूरेसी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा होता है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आप डिफाइन कर लीजिए एक्सन कम और रैंडम स्टेट। अब हमें पता चल गया कि भाई रैंडम स्टेट क्या है हमारा, तो मैक्स आर एस जितना आएगा वो इधर ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं 97% का एक्यूरेसी, मतलब ओवर 98%। रन कर दिए। तो अब आपको कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग जो है यूज करने वाले हैं मॉडल तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले इंसेम्बल टेक्निक का जो है यूज करेंगे। इंसेम्बल टेक्निक में कौन कौन सा आता है? रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, एक्स्ट्रा ट्री, ग्रेडियंट बूस्टिंग, अड्डा बूस्ट, बैगिंग क्लासिफायर, यह सब इंसेम्बल टेक्निक है। इंसेम्बल टेक्निक याद रखिएगा। लीनियर मॉडल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन और के नियरेस्ट क्लासिफायर, तो आपको पता होगा कि जो के नियरेस्ट क्लासिफायर जो है अपने आप पड़ोसी का जो है डेटा को जो है चेक करके अपने पड़ोसी के जो है डेटा को जो है एनालाइज करता है कि जो है हाँ भाई उसका आसपास का पड़ोसी किस तरह का जो है घर में रहता है। अगर वह वीआईपी घर में रहता है तो मतलब प्रिडिक्शन है कि जो वह वीआईपी घर में ही, उसका दोस्त भी वीआईपी घर में ही रहता होगा। तो इस टाइप का जो है आसपास के नेबर का जो है हालात देखकर आप डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप में सपोर्ट वेक्टर मशीन भी जो है वर्क करता है। यह एक हाइपर प्लेन क्रिएट करता है, और हाइपर प्लेन के जो बीच में एक मैक्सिमम मार्जिन क्रिएट होता है, जो जो एक लाइन के इस साइड में जो आपको बताएगा कि हाँ सब्सक्रिप्शन है। एक साइड के इस साइड में आपका सब्सक्रिप्शन लेने वाला रहेंगे, और इस साइड में नो वाला डेटा रहेंगे। तो फिर उसी हिसाब से एक हाइपर प्लेन क्रिएट करता है मैक्सिमम मार्जिन के साथ, तब जाकर जो आपको पता चल जाता है। फिर यह तो जो मैंने बता दिया था आपको जब मैं मशीन लर्निंग पढ़ा रहा था, तो ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या है। तो अब मैं जो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को अब एक एक करके आपको सारा एल्गोरिथम चेक करना है। कुछ नहीं करना है, आर एफ इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, आर एफ डॉट फिट एक्सट्रेन कमा वाई ट्रेन, प्रिडिक्ट आर एफ इक्वल टू आर एफ डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। यह बस केवल आप एक तो अपने जो है नोटबुक पे लिख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा। ओके, आर एफ डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, फिर एक्यूरेसी चेक करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसको मैं रन कर देता हूँ। यह सब में फ्रेंड थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को भी हम रन कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ नहीं है, बस के ऊपर वाला कॉपी पेस्ट है, बस आर एफ का जगह एसबीसी लिखा हुआ है। बाद बाकी आप अपने हिसाब से यह चेंज करते रहिए। फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर, याद रखिए कि ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर एक इंसेम्बल मशीन लर्निंग टेक्निक है। इसे भी मैं रन कर दे रहा हूँ। बैगिंग क्लासिफायर, आप फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे भाई तुम बार बार तुम जो है रन कर रहे हो, तुम अब दिमाग खराब कर रहे हो। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है। बस केवल आपको क्या करना है कि देखिए ना, बीसी इक्वल टू बैगिंग क्लासिफायर, बीसी डॉट फिट एक्शन कॉमा वाई ट्रेन, प्रिडिक्ट बीसी डॉट प्रिडिक्ट एक्स। पहले ट्रेनिंग डेटा फिर टेस्टिंग, फिर जाकर आपको प्रिडिक्ट करना है टेस्टिंग डेटा में, क्योंकि हमें तो जो टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी चाहिए ना, ट्रेनिंग डेटा का तो आपको 100% मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं कि जो रैंडम फॉरेस्ट का जो एक्यूरेसी हमें मिल गया 98% का। सपोर्ट वेक्टर का भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ग्रेडियंट बूस्टिंग के इसी तरह से। बस आपका मस्ट है यह डिफाइन करने आपको आना चाहिए। ठीक है, बैगिंग क्लासिफायर में डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर भी डिफाइन कर लेता हूँ।
और फ्रेंड्स केएनएन का भी जो है मैं आपको बता, और फ्रेंड्स केएनएन का जो है आप जो है इस जगह पर ही के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर फ्रेंड बहुत ही तगड़ा है। अगर आप समझते हैं के नेबर नियरेस्ट क्या होता है तो फिर सही है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो है के नियरेस्ट नेबर में आप के का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि सर using the loop we find the k nearest neighbor in the range in k nearest neighbor। मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब सिंपल भाषा में है कि जो आप लूप का इस्तेमाल करके या रेंज का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि के किस जगह पर को कितने के में के का वैल्यू में प्रिडिक्शन सबसे अधिक है। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करने के लिए तो मैंने ऊपर में ही ऑलरेडी बता रखा है, इस जगह पर ही मैं इसे हटा देता हूँ। एक्यूरेसी इक्वल टू इतना, अभी मैं इधर देख रहा हूँ 4K इन रेंज 1,16, मतलब बोलने का है कि हमारा 16 तक जो है चेक करेगा, 16 तक ज्यादा हो जा रहा है, 10 तक। अब मैक्सिमम के का वैल्यू 3 या 5 आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसमें प्रिडिक्शन आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ के एन एन इक्वल टू, जैसे कि इसमें क्या था, बस केवल इतना ही डिफाइन करके रुक जाना था, लेकिन इसमें आपको क्या करना है के एन एन जो है उसके अंदर में एन नेबर इक्वल टू के लिखना बस, और कुछ नहीं, बात बाकी सब तो सेम ही है। देख सकते हैं केएनएन डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाइट्रेन केएनएन डॉट फिट एक्सटेस्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर स्पेंड एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, फिर जाकर क्लासिफिकेशन, और इस जगह पर ही आपको जो है एनालाइज होके आएगा कि जो है आपका जो है डेटा है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, हाँ हाँ 10 ही है, कि जो आपका जो डेटा है वह एनालाइज होके भी आ जाएगा, मतलब बोले तो ग्राफ में भी रिप्रेजेंट होके आ जाएगा आपका कौन सा के का वैल्यू पे सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको फिर कोई उतना बताएगा नहीं, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं ऊपर वाला में भी एक्यूरेसी आ गया है, देख सकते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन 71% का एक्यूरेसी दे रहा है इसमें, ग्रेडियंट बूस्टर 97, बिगिन क्लासिफायर 97, एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर 90, देख सकते हैं 97.9, मतलब 98% का पूरा पूरी एक्यूरेसी मिल रहा है। केएनएन में चेक करते हैं तो देख सकते हैं अगर के का वैल्यू 1 रहता है तो 90% की एक्यूरेसी, के का वैल्यू 2 तो 90, 3 में 88, 4 में 88, 86, मतलब कि के नेवर नियरेस्ट 90% के आसपास ही दे रहा है। तो देख सकते हैं इस ग्राफ से आप एनालाइज लगा सकते हैं कि भाई एक में के नियरेस्ट नेबर के का वैल्यू 1 रहेगा तो आपका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्रॉस वैलिडेशन स्कोर चेक करना है। तो आप बोलेंगे भाई तुम क्या चेक कर रहे है, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें हर एक प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल टू डिटेल ए टू जेड बता रहा हूँ कि जो है आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो इसी कारण से इसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है, आपको उतना थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ेगा अगर आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट समझना है तो। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का जो यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का यूज हम लोग उस जगह करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को चेक करने के लिए, कि जो क्रॉस वैलिडेशन का यूज हम लोग तब करते हैं कि जो है अगर हमारा क्रॉस वैलिडेशन अधिक है तो यह जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हाई वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाई वेरिएंस क्या होता है ना, कि हाई वेरिएंस का जो है डिफाइन इस तरह से है कि आपका जो मॉडल जो है ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ तो अच्छे से वर्क करेगा, ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन टेस्टिंग जब आप नया डेटा सेट चेक करने बैठेंगे ना कि हाँ भाई नया डेटा सेट लाए हैं इसको थोड़ा मैच कर लें, तो उस डेटा सेट के साथ आपका यह जो है डेटा काम नहीं करेगा, उसमें आपको जो है फॉल्ट नजर आएगा, आपको बार बार गलत उत्तर देगा। तो इसी कारण से हम लोग क्रॉस वैलिडेशन स्कोर चेक करते हैं कि जो मॉडल कितने अच्छे तरह से वर्क करेगा इन टेस्टिंग डेटा और न्यू डेटा, मतलब ट्रेनिंग डेटा और न्यू डेटा में कितना अच्छा तरह से वर्क करेगा। तो अब इसे रन करता हूँ, इसको चेक करने का टेक्निक क्या है क्रॉस वैलिडेशन स्कोर लिखना है आरएफ, जो मैंने पहले ही ऊपर में जो है इस जगह पर ही हमने जो डिफाइन किया है एक एक करके आपको लिखते जाना है, इस जगह यह वाला आरएफ को लिखते जाना है, यह आरएफ, ठीक है, इस टाइप का जो है वो आरएफ को लिखते जाना है, ठीक है। आर एफ कॉमा एक्शन कॉमा वाई वन में हमारा डेटा है तो प्रिंट स्कोर, सबसे पहले तो आपको यह वाला स्कोर प्रिंट करेगा, फिर इसी का मीन बताएगा आपको स्कोर डॉट मीन, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी स्कोर एंड क्रॉस वैलिडेशन स्कोर ही हमारा जो है ये आता है, देख सकते हैं माइनस एक्यूरेसी स्कोर में से स्कोर का मीन माइनस कर देंगे तो हमारा क्रॉस वैलिडेशन आ जाएगा आसानी
तरीका से आप एक ठो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर परी का डेटा से कि कैसे-कैसे हुआ है, इधर तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इधर तक। बाद बाकी सब में ऐसे ही करेंगे, बस केवल यह वैल्यू थोड़ा-सा चेंजेस होगा, यह वाला। प्रिडिक्ट आरएफ है तो प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट आपका इस जगह पर एसवीसी हो जाएगा, बाद बाकी यह टोटली सेम रहेगा ये सब। ठीक है, मैं कोड को जो है रन कर देता हूँ क्योंकि लेट होगा फिर। देख सकते हैं 0.008 मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि भाई साहब बस केवल माइनर का ही अंतर होगा। देख सकते हैं 0.008 मतलब ओवरऑल 0 का क्रॉस वैल्यूएशन मतलब सबसे लो। और सबसे लो वेरिएंस का ही एग्जाम मतलब होता है कि आपका जो डेटा सेट है दोनों के साथ अच्छे तरह से वर्क करेगा। अच्छे तरह से वर्क करेगा, जितना आपका एक्यूरेसी है उतना हिसाब से आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो बोल सकते हैं कि भाई बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसवीसी चेक कर लेते हैं, तो ग्रेडियंट बूस्टर चेक कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर चेक कर। हमें पता है कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का एक्यूरेसी और एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर का एक्यूरेसी, दोनों का एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसी का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसके बाद अब हम लोग जो आते हैं मॉडल को सेव करने पे। ठीक है, मॉडल को सेव करना है तो भाई कैसे करना है, तो यह सब मतलब बात के लिए अभी अब हम लोग जो है फाइनल प्रेडिक्शन पे जो आते हैं। इस जगह पर ही हमारा जो देख रहे हैं, देख सकते हैं कि जो इस जगह पर ही जो हमारा 0.08 का था, इस जगह -0.22, इस जगह 0.02, 0.02, देख सकते हैं इस जगह 0.02। देख तो देख आप बोल सकते हैं कि भाई हमारा एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका जो डिफरेंस सबसे लो है। देख सकते हैं रैंडम फॉरेस्ट में 0.08 और 0.02, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये वाला ठीक है। तो हम लोग जो है एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर का यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग किसका यूज करें, किसके रिगार्डिंग, तो हम लोग ग्रिड सर सबसे पहले हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यूज करेंगे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यूज हम लोग जो है मॉडल को और अच्छी तरह से वर्क कराने के लिए यूज करते हैं। आप इसका यूज नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैं जो है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यूज करता हूँ ग्रिड सर्च सीबी के मुकाबले, जिसमें पैरामीटर आपका जो है क्रिटेरियन जीनी इंट्रोपी रैंडम स्टेट 10,50। और आप बोलेंगे कि जो ये वाला कहाँ से जो है आएगा, तो यह वाला आप जो है गूगल से भी जो चेक कर सकते हैं कि जो आपका जो यह कितना में जो है वर्क कर रहा है। आप या गूगल से भी आप सिंपली लिखेंगे ना कि जो है मतलब कि पैरामीटर ट्यूनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर, तो आपको पूरा एक्यूरेट में पता चल जाएगा। और आप एक कॉपी पे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने सबका बताया हुआ है, पैरामीटर ट्यूनिंग सबका बताया हुआ है, हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग चीज इस्तेमाल करके बताया हूँ। तो इसको रन कर देता हूँ और इसको भी जो है इस जगह पर ही रन कर देते हैं। रन हो गया फ्रेंड्स, तो जो अब हम लोग जो है यह दो चीज को जो है रन 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 करना है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स यह दो चीज को जो है मैं रन करूंगा तो जो है मेरा बहुत सारा टाइम चल जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 58 मिनट या वीडियो को बनाने में हो गया है आपको समझाने में। तो अब मैं आपको जो है डायरेक्ट बताता हूँ कि जो है आप लोग जो है डायरेक्ट फाइनल मॉडल इक्वल टू एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर, आप लोग इसका यूज करके बेस्ट पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। बेस्ट पैरामीटर आएगा तो आपको हिसाब से इस जगह पर ही लिखना रहेगा। इधर पर ही जैसे ही यह कोड रन होगा ना, तो इस जगह पर ही आपको बता देगा कि हाँ भाई क्रिएशन में हमें क्या लिखना है, तो भाई हाँ भाई जीनी लिखना है, एंट्रोपी लिखना है, सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इतना ही चेक करते हैं। फाइनल मॉडल एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर है, क्रिएशन एंट्रोपी, मैक्स डेप्थ 10, रैंडम स्टेट हमारा 1000, हम नहीं रैंडम स्टेट तो हमें पता है, इस जगह 46 ले लेते हैं, नंबर ऑफ एस्टिमेटर 200। फिर जाएगा फाइनल मॉडल डॉट फिट एक्शन कॉमा वाइड रेंज प्रिडिक्ट फाइनल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्सटेस्ट एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने जैसे ही जो है इसका यूज किया, क्योंकि हम लोगों को बेस्ट पैरामीटर अभी पता नहीं है, इसी कारण से इसका एक्यूरेसी 91% का है। आपको अगर बेस्ट पैरामीटर या दो कोड रन कर देंगे तो आपको बेस्ट पैरामीटर पता चल जाए। क्योंकि ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो है यह वीडियो ऑलरेडी 1 आवर का होने वाला है, तो इसी कारण से आप जो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको जो है यहाँ तक जो है वीडियो समझ में आया होगा। तो तो हम मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप यह प्रोजेक्ट को अच्छे तरह से वर्क कीजिए। अब आप कोशिश कीजिए कि यह दोनों कोड को जो है रन कर सके, और दोनों कोड को जो है रन करने के बाद आपको इसका एक्यूरेट डेटा मिलेगा कि भाई क्रिएशन के लिए कौन सा एंट्रोपी सही है, मैक्स डेप्थ के लिए कितना वैल्यू सही है,
और रैंडम स्टेट के लिए कितना है। जैसा कि इस जगह पर ही हमारा 1000 ही था तो 1000 ही लेकर देखते हैं तो जो क्या होता है, तो देख सकते हैं 91। तो देख सकते हैं ना कि अगर आपका बेस्ट पैरामीटर बताएगा तो आपको जो है एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, 98% तक का एक्यूरेसी आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में।